हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस जो कि एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते रहे हैं या फिर जिनको आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेज। एक स्टैटिक चार्ज जो है, एक ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पे है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपने 12th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो देखिए मैं समझाता हूँ। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, स्टैटिक चार्ज है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सुनिएगा, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन के अंदर है, और मोशन भी कैसा? यूनिफॉर्म मोशन, एक रूप मोशन, तो इस मोशन के अंदर जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ये बात समझ में आई? अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, एक रूप गति के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तीसरा केस हमारे पास आता है, अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, त्वरण के अंदर है, तो उस केस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ अल्फा रेज भी प्रोड्यूस करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो इस क्वेश्चन से क्लियर करने थे आपने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में बात करता तो ये ऑप्शन लगा देते, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्न में से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या नहीं है? देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी कि न्यूटन अपॉन में कूलम। ये बात समझ में? फोर्स को लिख दिया न्यूटन अपॉन में कूलम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, भैया ये तो यूनिट है। दूसरी बात करें, हमने एक चीज़ पढ़ी, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखते हैं E -dV/dx के इक्वल। यहाँ से अगर dV की यूनिट लिखे तो वो हो गई हमारे पास वोल्ट, अपॉन में x की यूनिट हो गई मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर, यानी C ऑप्शन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। अब ऑप्शन बचे दो, या तो बी ऑप्शन या तो सी ऑप्शन। तो हमने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में चार्ज था, इसको हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। F इंटू में S जो कि वर्क डन होता है, जिसका यूनिट जूल है, इसको हमने लिख दिया जूल, अपॉन चार्ज को लिख दिया कूलम, और नीचे जो S है उसको लिख दिया मीटर, यानी जूल पर कूलम पर मीटर, यानी कि जो डी ऑप्शन हमारे पास है, जूल पर कूलम पर मीटर, ये भी SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है। तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या बचा? बी ऑप्शन। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट पे चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? अभी कैलकुलेट करी थी, न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कही या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की कही, आपने यही यूनिट बतानी है। इसके बाद आपसे बात करी गई एप्सिलॉन नोट की यूनिट के बारे में। एप्सिलॉन नोट की क्या यूनिट है? तो इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर फोर्स का यूनिट हमने पुट कर दिया न्यूटन, दोनों चार्जेस थे तो इसके जगह पुट कर दिया कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट को एज इट इज रखा, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है उसको रिमूव कर दिया, और रेडियस के स्क्वायर की जगह लिख दिया मीटर का स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नोट को इस तरफ लेकर के आए तो हमारे पास यूनिट इसका आ गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
यानी कि जो ए ऑप्शन अपने पास है इसको हमने करेक्ट ऑप्शन करना है। देखिए इसी तरीके से आपने किसी भी की भी यूनिट कैलकुलेट करनी है, जो कांस्टेंट है उसको रिमूव कर दिया, बाकी सभी की यूनिट्स पुट कर दी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज इज गिवन बाई, दो इलेक्ट्रिक चार्जेज के बीच का फोर्स किस लॉ के द्वारा दिया गया, फैराडेज लॉ, गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ या नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, दो चार्जेज के बीच का जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया। देखिए कितने मतलब लो लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एयरफोर्स में आएंगे, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को दिमाग से स्किप कर देते हैं, हायर न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में छोटे भी नहीं करते और बड़े उनसे हो नहीं पाते, और इस वजह से वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखिए। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो सिर्फ इतना ही पढ़िए, अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़िए, अदरवाइज आपने बेसिक क्वेश्चंस की तरफ ही चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बातें होती रहेंगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी याद करवाया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जिस बच्चे ने बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर के, वो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, वो वीडियोज़ ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं वीडियोज़ से आपको नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी गई है 9.1 × 10⁻31, ये कूलम लिख दिया। अगर इस कूलम की जगह हम यहाँ पर केजी लिख दें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है ना, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये केजी अगर इसकी यूनिट कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है। नेक्स्ट पे चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, -1, 0, 0 से 5 के बीच की कोई वैल्यू या फिर 5। तो देखिए एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इन्फिनिटी, बाकी सभी मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है, यानी 1 से बड़ा। देखिए 0 नहीं हो सकता, माइनस नेगेटिव में नहीं हो सकता, 0 से 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी मीडियम के लिए 1 से तो बड़ा है, 1 से तो बड़ा है, तो 0 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन पे चलिएगा, आसान है, ईपी बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, डी। 9th क्वेश्चन पे आइए, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो आप ये बताइए दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स सेम लगेगा, मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन दोनों पे सेम रहेगा या फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो एक बात देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है दोनों पे जो चार्जेज हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, चार्जेज सेम हैं तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेम लगेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्योंकि देखिए इस तरफ से मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, ना कि उसके साइन पे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपने करेक्ट करना है। 10th क्वेश्चन पे आइए, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पाथ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा। तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसका पाथ हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंटर करता 90 डिग्री पे तो इसका पाथ होता सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 11th क्वेश्चन पे, ए स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ गिवन सम पॉजिटिव चार्ज देन इट्स मास विल
एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो उसके मास के साथ क्या होगा। एक बात समझिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं या नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसका मेन देखिए मेथड क्या है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, यानी नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल लें, तो इसका मतलब है आपने उस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, तो इसका मतलब है आपने उस ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये बात समझ में आई। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना या इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट में डालना, इसी प्रोसेस से डिसाइड होता है चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब क्वेश्चंस में क्या कहा गया कि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो गया। तो जो बी ऑप्शन है ये आपने करेक्ट करना है। नेक्स्ट आइएगा 12th क्वेश्चन पे। अ स्फेरिकल कंडक्टर हैज सम नेगेटिव चार्ज देन इट्स मास विल। एक स्फेरिकल कंडक्टर पर कुछ नेगेटिव चार्ज है तो उसके मास के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम या नन ऑफ दीज। अभी बताया था अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए उस ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब है उसका जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए। डायमेंशंस फाइंड आउट करने थे एप्सिलॉन नोट के, तो सेम मेथड आपने अप्लाई करना है। दो चार्जेज के बीच का फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से फोर्स के डायमेंशंस पुट कर दी MLT-2। 4 पाई कॉन्स्टेंट था, इसके कोई डायमेंशन नहीं, ड्रॉप कर दिया। एप्सिलॉन नोट को एज इट इज रखा। दोनों चार्जेज के डायमेंशंस पुट करे AT इंटू AT और आर स्क्वायर के डायमेंशंस L स्क्वायर। इस सारे जो भी झंझट है इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन नोट के डायमेंशंस निकल करके आएंगे M-1 L-3 T4 A2, यानी कि हमारे पास जो है इसका सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, भैया इसकी वैल्यू बार बार बताई थी जब रिवीजन कराया था, जब चैप्टर के बेसिक्स पढ़ाए थे कि भैया इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछता है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम या फिर जूल पर मीटर पर कूलम, ये इसकी यूनिट्स हैं, ये आपने याद रखनी है। जूल पर मीटर पर कूलम या फिर ये हमारे पास था न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये तीनों यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एग्जाम में जो भी आए वो बता देना। देखिए तीनों नोट कर लीजिए, एक बार वापस से लिख रहा हूँ। न्यूटन पर कूलम, जूल पर मीटर पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये 3 यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तीनों को नोट करिए। इसके बाद है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितने कूलम के इक्वल है, तो भैया ये 1 कूलम के इक्वल है। यहीं से अगर आपसे कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है वो ये आपके पास है 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। ये सब कैलकुलेशंस जो है फर्स्ट वीडियो में कराई थी, इन सभी को उस वीडियो में जाइएगा, वहाँ से नोट करें। इसके बाद आगे 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन क्या है, आपने राइट ऑप्शन चूज करना है। E = dV/dx, E = d2V/dx2, E = -d2V/dx2 या E = -dV/dx। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ये डी ऑप्शन, सी लिख रखा है लेकिन ये डी ऑप्शन, E = -dV/dx। इसमें क्या है कि ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है जो कि 12th क्लास में काफ़ी डेरिवेशंस भी होते हैं, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, वहाँ से आपने इसको ध्यान रखना है। जो है E = -dV/dx पोटेंशियल ग्रेडियंट है और जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रिलेशन है।
17th क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइबाई है, डिबाई, ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए भैया, इन ऑप्शन से एक बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है अरेंजमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उस अरेंजमेंट की स्ट्रेंथ। तो डी बाई जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है जो कि 1/3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के इक्वल है। 1/3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के इक्वल है एक डिबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 18th क्वेश्चन पे, जो वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन की, जब वो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगी? देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि ये इस तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन आया इस तरफ से बैकवर्ड डायरेक्शन से, मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आए इस डायरेक्शन में, मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रॉन भी कैसा है? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव की तरफ पड़ेगा तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो बी ऑप्शन है ये आपके पास है राइट ऑप्शन है। समझ में आई बात? और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19th, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एट 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसका पाथ कैसा होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पे एंटर करता है तो ध्यान रखिए सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। एग्जाम्पल है इसका साइक्लोट्रॉन। मतलब कि साइक्लोट्रॉन के अंदर कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। एग्जैक्ट ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि हैवी पार्टिकल्स का यूज करते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट पार्टिकल को नहीं यूज करते। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरीके के पाथ में होगा। ये हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको रिपीट कर देते हैं एक बार। सभी क्वेश्चंस के आंसर रिपीट कर देते हैं एक बार। ये एक स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब देखिए ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो यूनिट इसकी बताई थी, ये तीनों इसकी यूनिट हैं, ये वाली यूनिट नहीं है, समझाया था किस किस तरीके से। नेक्स्ट चलिए, एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? तो ये है न्यूटन पर कूलम। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, किस लॉ के द्वारा दिया जाता है? तो कूलम्स लॉ के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहीं ये जो हमारे पास अगर इसका यूनिट केजी कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर इंसुलेटर, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था डी, क्योंकि इंसुलेटर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है और बाकी के सभी ऑप्शंस में एक से छोटी वैल्यूज भी इंक्लूड करी गई, इस वजह से हमने सिर्फ डी ऑप्शन को चूज करा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इनफाइनाइट होता है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर अपोजिट या सेम डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ए स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ गिवन सम पॉजिटिव चार्ज देन इट्स मास विल, तो उसका मास क्या होगा? उसके मास के साथ उसका मास डिक्रीज हो जाएगा अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अगर आप उसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका मास इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रॉन के लेन देन पे डिपेंडेंट हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए इसका मतलब मास डिक्रीज हो गया। इसका अपोजिट नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। 13th क्वेश्चन से डायमेंशंस फाइंड आउट करने थे एप्सिलॉन नोट के, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इस फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको यूज़ करके। 13th है वैल्यू बताना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 3 यूनिट होती हैं, एक वोल्ट पर मीटर, एक जूल पर मीटर पर कूलाम और एक न्यूटन पर कूलाम। ये 3 यूनिट हैं। और इसके बाद भैया आप आइए
डेबाई किसका यूनिट है, तो डेबाई जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। उसके बाद वेलोसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर सेम डायरेक्शन में एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एट 90 डिग्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन पाथ इज, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करिएगा, पाथ इसका पैराबोलिक होगा, पाथ इसका पैराबोलिक होगा, सर्कुलर नहीं होगा। सर्कुलर जो होता है वो साइक्लोट्रॉन के केस में हैवी पार्टिकल्स के लिए वो पाथ होता है, लेकिन इसकी अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक हल्का पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, तो ये पैराबोलिक पाथ में मोशन करेगा। देखिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास, इन सभी न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।